हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 साइंस है उसका चैप्टर 2 जो आपका चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण, पूरे अध्याय में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केवल इसी वीडियो में देखने वाले हैं, एक ही वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे पहले अगर आप लोग चैप्टर फर्स्ट नहीं देखे हो तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। आप लोग चैप्टर फर्स्ट को जरूर देखना, फिर आपको चैप्टर सेकंड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। अगर आप चैप्टर फर्स्ट देखोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको चैप्टर सेकंड में भी देखने को मिलेंगे। आपको चैप्टर वाइज देखना है, ठीक है। पहले चैप्टर को देखने के बाद आपको ये दूसरा चैप्टर देखना है। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जरूर देख लेना पहला चैप्टर, ठीक है। उसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ा दिया गया। अब हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 में पूरा अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पहले हम लोग उसे देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान है। जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया है चैप्टर 2। देखो, एक होता है यहाँ आपका होता है यहाँ 0, यहाँ होता है 7, यहाँ होता है आपका 14। अब देखो, जो 0 से लेकर 7 के बीच का पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 के बीच का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो आपके ऑप्शन ए है 0, बी है 7, सी है 7 से कम एंड डी है 7 से कम, 7 से अधिक, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि इधर वाला जो 7 से नीचे वाले हैं ये क्षारीय अम्लीय होते हैं, सॉरी अम्लीय, ठीक है। तो अब आप लोग बताओ कौन सा आंसर सही होगा? 7 से कम वाला, ठीक है। 7 से कम जो होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, वैसे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। यहां आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि अम्लीय लवण कौन सा है, ठीक है। आप ऑप्शन को देखो, यहां लिखा हुआ है ए ऑप्शन NaCl, बी ऑप्शन है Na2SO4 एंड सी है NaHSO4 एंड डी है KCl। तो इसमें से जो आपका अम्लीय लवण कौन सा है? देखो, अम्लीय लवण में H+ आयन पाया जाता है और यहां देखो H है, और वैसे भी जो आपका NaHSO4 है ना वो एक अम्लीय है, यानी कि अम्ल है, तो इसलिए ये आपका अम्लीय हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे 100%, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो कि पेयजल, यानी कि जो पेयजल है उसको जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पेयजल है उसको अगर जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका है CaOCl2, ऑप्शन बी है CaCl2, ऑप्शन सी है CuCl2 एंड ऑप्शन डी है आपका CaCO3। तो जो पीने वाला जल है अगर उसमें जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे आप लोगों का जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। अब बात आता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, ठीक है, ये होता है। तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का होता है, और इसी को अगर आप मिला दोगे तो पीने वाले जल जो है वो जीवाणु रहित हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। जैसे जो अपच होता है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी है एंटीसिड, ऑप्शन सी है जो आपका एनाल्जेसिक एंड ऑप्शन डी है आपका एंटीसेप्टिक। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां जो आपका सही है, जो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो वो है एंटीसिड। क्या है? एंटीसिड। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीसिड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखो, यहां लिखा हुआ है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? क्रिस्टल जल के होते हैं। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? ऑप्शन ए है आपका आधा, ऑप्शन बी है आपका 2, ऑप्शन सी है आपका 3, ऑप्शन डी है 4। तो आप लोगों को पता होगा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें जो जल होता है वो हाफ H2O होता है, आधा H2O, तो आधा ही होता है, याद रखना।
काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे 5 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपको इतना बता देता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। दूसरा चैप्टर जो अम्ल, क्षार एवं लवण है। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा दिया गया। अब हम लोग देखेंगे जो आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। लिखा क्या है देखो, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखो, एक है पीतल, पीतल आपका क्या है, धातु है, और यहां तांबा, तांबा भी आपका एक धातु है, ठीक है। अब देखो इसका कारण क्या है, दही एवं जो खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। आपका जो दही होता है, दही कैसा होता है, खट्टा होता है। आपको पता होगा कि दही कैसा होता है, खट्टा होता है। अब दही जो होता है वो खट्टा होता है। अब खट्टा होने के कारण ये क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि इन पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तन में रखते हैं तो धातु से अभिक्रिया करके धात्विक लवण बना देंगी। तो ये जो आपका पीतल है ये दही से यानी कि अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, धात्विक लवण बना लेगा, धात्विक लवण। अब धात्विक लवण जब बना लेता है तो जिसके कारण भोजन दूषित हो जाता है। जो भोजन है वो दूषित क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई जब धातु और अम्ल आपस में मिलेंगे तो वो धात्विक लवण बन जाएगी, फिर वो क्या होगा, भोजन दूषित हो जाएगा और व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे खाएगा तो वो बीमार पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही को नहीं रखा, दही जो खट्टा पदार्थों से नहीं रखा जाता, कोई भी खट्टा पदार्थ हो, क्योंकि वो अम्लीय होगा अगर वो खट्टा हो तो, ठीक है। ये हमारा पहला नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न है। दूसरा नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न देखो, यहां आपसे क्या कह रहा है, दूसरा नंबर समझो। यहां कह रहा है जो आश्रित जल है, जो आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करती जबकि वर्षा का जल करती है। तो वो एक होता है आश्रित जल, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करती है, क्यों नहीं करती अभी पता चलेगा। और वर्षा का जल, जो वर्षा का जल है ये विद्युत का चालन करती हैं, तो समझ में अभी आएगा। देखो जो आश्रित जल है, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं होता, जो आश्रित जल है का चालन नहीं होता, ठीक है। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जो आश्रित जल है, आश्रित जल में जो H+ आयन है, जो H+ आयन है, अगर आयन डाउन यानी कि जो H+ आयन बताया जा रहा है तो विद्युत का चालन नहीं होगा, क्योंकि H+ आयन ही विद्युत का चालन करता है। तो H+ आयन अलग नहीं होते, आश्रित जल में H+ आयन अलग नहीं होते, जबकि वर्षा के जल में H+ आयन आसानी से अलग हो जाती है। जब आसानी से अलग हो जाएंगे तो उसमें आसानी से विद्युत का चालन भी हो जाएगा, और वो अलग नहीं होंगे तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, और H+ आयन के कारण ही विद्युत का चालन करते हैं। तो समझ में आया। देखो आश्रित जल जो है उसमें जो है H+ आयन अलग नहीं होते हैं, ठीक है, जबकि वर्षा के जल में H+ आयन अलग हो जाते हैं। अब जब ये अलग हो जाते हैं तो फिर ये विद्युत का चालन करते हैं। जो H+ आयन है वही तो विद्युत का चालक है, ठीक है। तो वही आपका कारण है। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब हमारा अति लघुत्तरीय तीसरा नंबर प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं आपको इसे बता रहा हूं। पहला देखो क्या होता है, जब पहला सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाली सोडा को गर्म करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आप कह सकते हो, या जो खाने वाला सोडा है उसे गर्म किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैं आपको पहला का बता देता हूं इसका रिएक्शन। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na मतलब सोडियम H से आप बाई समझ लो, सोडियम बाई और कार्बोनेट का CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और यहां आप हाइफन लगाओ, इससे आपको गर्म करना है, ठीक है। गर्म करना है तो यहां आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट टूट जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। तो यहां 2 सोडियम हो गया तो यहां आप 2 लगा दो, ठीक है। तो यहां आपका 2 NaHCO3 हो गया, और यहां Na2CO3 एंड प्लस आपका पानी निकलेगा H2O एंड प्लस आपका निकलेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से आपको पता चला कि जो आप इसे गर्म करोगे तो यहां हमें मिलेगा क्या, एक तो मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, एक हमारा जल है, एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये आपका जानते ही हो सीधा लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका पहला नंबर है। दूसरा है सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। जो सोडियम ऑक्साइड है उसे जल में घोला जाता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड और जल का आपस में रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो बहुत आसान है वैसे तो। देखो
जो आपका सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड मतलब उसका फार्मूला क्या होगा, Na2 मतलब सोडियम, O मतलब ऑक्साइड। ये आपका हो गया सोडियम, Na से सोडियम और O से आपका हो जाएगा ऑक्साइड। समझना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ सोडियम ऑक्साइड में आपको क्या मिलाना है, HO2 यानी कि जल मिलाना है। ठीक है, इसको आपने मिला दिया तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा आपको पूरा आपका 2Na यानी कि 2Na हो गया और H भी 2 हो गया एंड NaO, इसको O कर दो H। ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम ऑक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यही बनेगा भाई, ये हमारा दूसरा नंबर रिएक्शन है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका मैं स्पष्ट लिख देता हूं 2NaOH, OH जो है वो क्षारीय होता है और यहाँ जो आपका हो जाएगा हो गया Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा दूसरा नंबर रिएक्शन हो चुका है। अब चौथा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, धामन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। जो धामन सोडा होता है उसका रासायनिक नाम लिखना है तथा उसका जो अणुसूत्र होता है उसको लिखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो धामन सोडा, इसका उत्तर समझ लो। जो धामन सोडा है, धामन सोडा का रासायनिक नाम, का रासायनिक नाम, देखो रासायनिक नाम आपको अभी पता चल जाएगा, वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। देखो धोने वाला सोडा है, याद रखना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एंड वह अणुसूत्र जो आपका है, देखो धोने वाले सोडे में आपको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए Na2CO3, लेकिन यहां आपको एक चीज और रखना है 10H2O यानी कि 10 गुना पानी। तो पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है ना धोने में, तो इसीलिए आप लोग यहाँ 10H2O लगा दो। ये हमारा है अति लघुत्तरीय नंबर 4। समझ में आया, जितना क्वेश्चंस कराया जा रहा है अगर उतना पढ़ लेते हो तो फिर आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका साइंस में पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया है, पहले आप पहला चैप्टर देखो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर नया प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, फिर आप सेकंड चैप्टर समझो। ऐसे आपको सारे चैप्टर समझाए जाएंगे। ये है हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। अब हमारा लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग देखो, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझना है। ठीक है, ध्यान से समझना है, थोड़ा सा भी आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। तो यहां पहला जो है वो लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देना है, कोई दिक्कत नहीं, 2 उदाहरण ले लो। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, नाम तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब होता है उदासीन। ठीक है, अब देखो जो अम्ल होता है, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इससे आप लवण का भी डिफिनीशन दे सकते हो क्योंकि लवण ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, अगर आप अम्ल जो है और क्षार को आपस में मिलाओगे तो लवण तथा जल प्राप्त होगा और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका NaOH क्या है, मैंने कहा है OH लगा है तो वो आपका क्षार है, तो ये आपका क्षार है। ठीक है, ये आपका क्षार हो गया और इसमें अगर आप अम्ल मिलाओगे HCl मिलाओगे तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये आपका क्या है, क्षार है। ठीक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगी तो फिर हमारा क्या बनेगा आपको पता होगा, हमें मिलेगा वो है NaCl यानी कि ये हमारा जो है ये है लवण। क्या है, लवण। ठीक है, और प्लस हमारा बनेगा H2O यानी कि जल, प्लस हमारा बनेगा जल। ठीक है, बस इतना सा तो रिएक्शन है, लेकिन यहां बात समझो, 2 उदाहरण देना है तो कोई दिक्कत नहीं, एज टू एज हम लोग एक सेम का उदाहरण देंगे। ये पहला हमारा हो गया। सेकंड नंबर में आपको समझाता हूं, कोई पेज में मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सेकंड नंबर समझो, सेकंड नंबर यहां आप लोग समझो यहां। ठीक है, देखो जो आपका सेकंड नंबर, जैसे मैंने NaOH ले लिया, मैंने KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, ये आपका क्षार है और प्लस आप HCl वही ले लो, अम्ल। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, इसको मैं एरो थोड़ा सा कलर से कर देता हूं। ठीक है, अब देखो यहां हमें मिलेगा, जैसे NaCl वहां मिला था, ये भी लवण ही है, KCl भी एक लवण है, प्लस H2O मिलेगा, वही चीज है। ये आपका क्या है,
सारी चीजें आपको पता है क्या क्या है। ये तो OH लगा हुआ है तो क्षार है, ठीक है, क्या है, क्षार। और ये हमारा क्या है, अम्ल। और ये क्या है, लवण। और ये क्या है, जल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, सेकंड एग्जाम्पल ये है। समझ में आया? तो हमारा दोनों हो गया। तो ये है हमारा पहला लघुत्तरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, विथ NCERT का क्वेश्चन है भाई। इसीलिए मैं आपको ये सीरीज चला रहा हूं कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूट ना पाए, एक भी चैप्टर का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरा लघुत्तरीय प्रश्न समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके NCERT का है, विथ कई बार पूछा भी गया है। लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, तो देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता, जो आर्द्रता होता है या फिर नमी, जहां थोड़ी सी नमी होती है या फिर जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जल से अगर ये संपर्क करेगा तो तुरंत ये जिप्सम में बदल जाएगा। अब जिप्सम में बदल जाएगा तो जिप्सम में बदलना यानी कि बहुत कठोर पदार्थ है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो है बहुत कठोर पदार्थ है। तो मैं आपको एक रिएक्शन के द्वारा समझाता हूं। जैसे आपका यहां लिखा जाए, समझो, यहां आपका जो आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि जो आप लोगों का होता है सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। मैंने कहा इसमें हाफ H2 होता है। अब इसकी अगर आप अभिक्रिया करा दो उससे, किससे, पानी से, लेकिन पानी को आपको कैसे अभिक्रिया कराना है, यहाँ हाफ H2 है और इसको आपको 2 करना है, यानी कि 2, यानी कि यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1/2 यानी कि 3/2 जल का लेना है, क्योंकि आपको जिप्सम बनाना है। तो यहाँ CaSO4 आपका वैसा ही रहेगा इंटू 2H2O हो जाएगा, फिर आपका ये जिप्सम बन जाएगा। ये क्या है आपका, जिप्सम। बस यही इतना समझना था। तो यहां आपका जिप्सम बन गया और इसीलिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब हम लोग देखेंगे जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी, अब आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इससे ज्यादा आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, यही दो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा सबसे ज्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सबसे ज्यादा। बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा का समीकरण, नाम एवं अणुसूत्र लिखिए। इसको बनाने की विधि, भौतिक गुण, 2 रासायनिक गुण देते हुए आपको लिखना है। ठीक है, तो बहुत आसान है अगर आप एक बार ध्यान से समझते हो, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे आपका बेकिंग पाउडर है ना, तो आपका जो बेकिंग पाउडर है पहले उसका रासायनिक नाम लिख दो और उसका अणुसूत्र सबसे ऊपर। मैं आपको बताता हूं, यहां उत्तर डालो। ठीक है, अब आप लोगों को जो बेकिंग पाउडर है सही से लिखना, बेकिंग पाउडर, सबसे पहले बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखना है, का रासायनिक नाम। ठीक है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। अब देखो रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है। अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है तो इसका अणुसूत्र क्या होगा, तथा जो अणुसूत्र है, अणुसूत्र सोडियम का क्या होता है, सोडियम का Na होता है, बाई का आपको H लगाना है और कार्बोनेट का CO3 लगा दो, बस सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि यही आपका अणुसूत्र हो जाएगा। समझ में आया? बनाने की विधि बताया जाए। देखो बनाने की विधि में आपको क्या करना है, यह जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। अधिक मात्रा में आपको प्रवाहित करना है। ठीक है, जैसे आपको रिएक्शन ये 2 चरणों में होगा, 2 बार में। देखो जैसे आपको लेना है 2 NaOH लेना है और इसमें आपको क्या प्रवाहित करना है, CO2। ठीक है, CO2 प्रवाहित करना है।
अब यहां आपको पहले नहीं मिलेगा, पहले आपको मिलेगा Na2CO3 इतना ही मिलेगा प्लस H2O, पानी निकलेगा। अब इसकी अभिक्रिया आप दोबारा करोगे, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जो आपका Na2 है, जो आपको मिला है यहाँ Na2CO3 प्लस H2O जो आपको पूरा मिला है, एंड प्लस फिर से आप CO2 प्रवाहित करोगे। जब आप फिर से CO2 प्रवाहित करोगे तो फिर आप लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा 2NaHCO3, पूरा ये हमें मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। यही आपका पूरा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। समझ में आया? ऐसे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है या फिर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बनाना है, इसी प्रकार से जैसा मैंने बताया, ठीक है। अब भौतिक गुण में दो भौतिक गुण बता देता हूं। यह जो होता है एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलीय पदार्थ है। सफेद क्रिस्टलीय होता है, सफेद रंग का होता है और जल में अल्प विलीय है, हल्का विलीय है, पूरा एकदम नहीं। दूसरा है इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। यहां तनु अम्ल के साथ क्रिया कराना है, किसका, जो आपका बेकिंग पाउडर है उसका आपको तनु अम्ल के साथ क्रिया कराना है। तो यहां आपको कैसे क्रिया कराओगे, देखो जो आपका बेकिंग पाउडर है यानी कि NaHCO3, इसका आप HCl के साथ अभिक्रिया करा दो, यानी कि ये अम्ल है। इससे जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा एंड प्लस CO2 बनाएगा, ये गैस के रूप में ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर ये जो आपका पूरा है यानी कि आप लोगों का इतना आपको मिलेगा। फिर जो आप लोगों का मिला है ना, तो ये हो गया तनु अम्ल के साथ क्रिया। देखो ये हमारा जो आपका बेकिंग पाउडर है ये अम्ल है और इसकी दोनों की क्रिया आपका तनु अम्ल के साथ क्रिया, आपको NaCl मिलेगा प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारा पहला वाला है, ठीक है, पहला जो आपका रासायनिक गुण है। अगर और रासायनिक गुण की बात की जाए तो बहुत आसान है। दूसरा, जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसी रिएक्शन को उल्टा कर सकते हो। जो ये आप लोगों का रिएक्शन है ना, यहाँ जो आप लोगों का रिएक्शन मिला है, ये जो आपका रिएक्शन है ये 2NaHCO3, इसको इधर लिखकर, ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट इसको इधर लिखकर इसको इधर लिख देना। ऐसा क्या होगा, जो आपका इसे गर्म किया जाएगा, ठीक है। इसे गर्म करोगे तो इसको आप इधर लिख देना, फिर ऐसे डेल्टा का चिन्ह बना देना, फिर आपको इसको इधर लिख देना, आपका इतने चीजों में टूट जाएगा, बस वो आपका दूसरा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ दूसरा, इसको जब गर्म करोगे, जैसे आपका जो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में आपका है, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे आपका 2NaHCO3, ठीक है, ये आपका, तो वही मैंने कहा है, इस चीज को आपको इधर, इतना सारा जो लिखा है इसको इधर कर लो। इसे गर्म करने पर Na2CO3 प्लस आप लोगों का मिलेगा H2O एंड प्लस आप लोगों का मिलेगा CO2। बस ये आपका हो गया रासायनिक गुण। दोनों रासायनिक गुण समझ में आ गए। अब हम लोग देखेंगे उपयोग। उपयोग आप लोग एक एक समझ लो। पहला है पेट की अम्लता दूर करने में, जब पेट में अम्लता हो जाए तो उसको दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा अग्निशामक के रूप में। तीसरा झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में, जो आप लोग पीते हो ना वो झाग वाला पेय पदार्थ, ठीक है, तो उसको बनाने में। अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, ठीक है। उसको आप लोगों को तैयार करना है। जो आप लोगों का व्यंजक चूर्ण है, व्यंजक चूर्ण, ठीक है, व्यंजक चूर्ण जो आप लोगों का है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सारी चीजें जैसे इसको कराया गया है उसी प्रकार से इसको आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक नाम और आपका बनाने की विधि आप लोगों को तैयार करना है। भौतिक गुण जो आप लोगों का है, सारी चीजें पढ़ाया गया है, अगर नहीं जानते हो तो सर्च कर लेना। व्यंजक चूर्ण कैसे बनाए बाय श्रवण लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। भौतिक गुण, रासायनिक गुण, या फिर मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा कि व्यंजक चूर्ण कैसे बनाए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए, तथा उपयोग लिखिए। इस क्वेश्चन को आप लोगों को खुद से कंप्लीट करना होगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन। तो ये है आज का हमारा दूसरे चैप्टर साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, तीसरे चैप्टर के लिए कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द बना दूंगा। अगर देर होगी तो कमेंट जरूर करना, ठीक है।
तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही आप लोग लगातार एक एक चैप्टर डेली पढ़ते रहो। इससे पहले पहला चैप्टर देखना, फिर आप लोगों को ये चैप्टर देखना है। पहले चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।